हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। So today's content is, first of all, we see the limitations of first law. Means what we could not do, what we could not achieve from first law, what we could not derive from first law of thermodynamics. And then there are some questions, quizzes just to complete, pack up, wind up the chapter, wind up the content. Then we will see the second law of thermodynamics and spontaneity and enthalpy and entropy, role of enthalpy and entropy. Entropy, a very peculiar, amazing and sometimes doubtful term. Entropy will cover today little bit. So let's start with. So keep your excitement on. Keep your excitement on. अपनी उत्साह को बना के रखिए. Now let's see limitations of first law of thermodynamics. First law of thermodynamics deals with the conservation of energy. It tells that if there is some amount of energy in reactant, so that amount of energy has to remain in the product, है ना. जो रिएक्टेंट में है वो प्रोडक्ट में रहना ही रहना है, हैज टू बी रिमेन. यस बच्चों, है ना. मतलब इधर अगर जितनी 20 जूल एनर्जी है किसी भी रूप में, वर्क के रूप में, इंटरनल एनर्जी के रूप में, हाउएवर, सो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल हैव टू बी रिमेन इन प्रोडक्ट वट एवर माइट बी द फॉर्म. सो इसको हमारे यहाँ कहते हैं कि ऊर्जा रूप बदल सकती है लेकिन उसकी मात्रा हमेशा कंजर्व रहती है. संरक्षण, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट्स वी हैव सीन. बट यहाँ मुश्किल ये है कि ठीक है भैया, जितनी एनर्जी यहाँ है उतनी एनर्जी यहाँ रहेगी तो जरूर, ये ठीक बात है, लेकिन यहाँ से यहाँ क्या एनर्जी ट्रांसफर हो पाएगा? इज द प्रोसेस इज फिजिबल? क्या ये प्रोसेस संभव है? क्या कोई कहीं से कहीं भी जा सकता है? इज इट पॉसिबल? जी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात तो की जाती है कि अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूँ यहाँ से यहाँ, तो जितनी एनर्जी यहाँ थी ओवरऑल पूरे सिस्टम में वो उतनी एनर्जी यहाँ पे रहेगी, वो चाहे जिस रूप में रहे. इसकी एनर्जी की बात नहीं कर रहा, जितनी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं. लेकिन क्या ये जैसे नीचे से ऊपर से नीचे आया, क्या ये वैसे ही नीचे से ऊपर चला जाएगा? इज द प्रोसेस इज फिजिबल और नॉट? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बता ही नहीं पाता है. कहता है कि देखो, मतलब जैसे गांव में लोग बोलते हैं तुम कुछ भी कर सकते हो, तो कहें आदमी में ये करने की क्षमता होती है. नहीं, मैं क्या बोल, थोड़ा एग्जाम्पल अच्छे देता हूँ कि आदमी जो है ना, आदमी में पूरा दुनिया जीतने की क्षमता होती है. कहीं ये बताइए कि हम आईआईटी निकाल सकते हैं कि नहीं? ये फर्स्ट लॉ नहीं बताता. वो कहता है कि ऊर्जा आपका इतना है, कर पाएंगे नहीं, ये नहीं बताता फर्स्ट लॉ. दूसरी बात, अगर कर भी लेता है, इफ द प्रोसेस इज फिजिबल, टू व्हाट एक्सटेंट, कितना कर पाएगा, ये भी नहीं बताता है. वाह, नहीं. और तीसरी बात, क्या तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, क्या हीट से वर्क पॉसिबल है? क्या हम लोग हीट से वर्क निकाल सकते हैं? कितनी इंपॉर्टेंट बात है. हमने फ्यूल डाला अपने गाड़ी में, दनादन दौड़े जा रही है रोड पर, तो फ्यूल से हीट निकाला, हीट से वर्क हो रहा है. तो इज इट पॉसिबल? कितना संभव है? टू व्हाट एक्सटेंट? उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? पहली बात, संभव है कि नहीं, और किस रेट से संभव है, और क्या एफिशिएंसी है. तो ये सारी बातें फर्स्ट लॉ से हमको पता नहीं चलता है. फर्स्ट लॉ में बच्चों हमको सिर्फ ये मालूम चलता है कि प्रोसेस इज एनर्जी कंजर्व है कि नहीं है. ठीक है, ओके बच्चों. तो इसमें 3 बातें फिर बोलूँगा मैं कि क्या हम जो हीट हमारे पास है, क्या उससे वर्क कन्वर्ट किया जा सकता है? पता नहीं. फर्स्ट लॉ से पूछे, इधर आओ तुम, फर्स्ट लॉ बताओ कि हीट से वर्क बनाया जा सकता है? कह रहा हमको नहीं मालूम. हम कह जी बताओ, पेट्रोल डालें गाड़ी चलेगी? कह रहा हमको नहीं मालूम. कहता कितना चलेगी, कितना दूर चलेगी? कह रहा हमको नहीं मालूम. कह रहा हमको सिर्फ ये मालूम है कि जितना पेट्रोल में एनर्जी है उतना एनर्जी वो वर्क में अगर चलेगी तो इतना दिखना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए.
उसको ये नहीं पता चलेगी कि नहीं चलेगी तो कितना एफिशिएंसी होगा नहीं पता, कितनी रेट क्या होगा नहीं पता, ठीक है। नाउ सो ये सारी बातों के सॉल्यूशन के लिए हम लोग बाकी सारे दूसरे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ बच्चों हम लोग बढ़ेंगे, और उसमें एक बहुत ही शानदार लॉ हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टुडे वी विल सी, टुडे वी विल स्टडी, टुडे वी विल एनालाइज दिस लॉ dynamics. Okay, just to derive this relationship. Now before proceeding to second law of thermodynamics, let's have some problems on the first law. Let's have quizzes. It's a quiz time. Come on, कुछ क्विज कर लेते हैं इसके ऊपर हम लोग। तो लेट्स सी बच्चों, ये एक बहुत ही खूबसूरत सवाल है जो ऑलरेडी कंपटीशन में पूछा गया है। आई एम बिट श्योर कि आप लोग जरूर कर लोगे। अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, a monoatomic ideal gas undergoes, now I think कि आप लोग इन सारी बातों का मतलब समझते होंगे। मोनोटॉमिक कहने क्या मतलब है, आइडियल कहने क्या मतलब है ना। undergoes a process in which the ratio of P to V at any instant is constant and equal to 1। मैंने आपको कहा था ना, एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की बात की थी, जिसमें क्या था बच्चों, पी वी की पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में कहा था। बट यू नो मैंने आपसे कहा था कि दिस इज नॉट जस्ट अ वे टू डिफाइन द प्रोसेस, वी कैन डिफाइन अ प्रोसेस इन एनी पैटर्न, एनी वे वी कैन हैव अ रिलेशनशिप। लाइक वाइज हियर कह रहा कि पी टू वी एट एनी इंस्टेंट इज कॉन्स्टेंट पी बाई वी एंड इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी, यू नो दिस इज द प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें P बाई वी की वैल्यू कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू 1 है। दिस इज अ प्रोसेस। जैसे ये एक प्रोसेस है, जैसे पी वी इज इक्वल टू NRT एक प्रोसेस है, तो वैसे P बाई वी इज अ कांस्टेंट, और वी कैन से P इज इक्वल टू वी। ये एक प्रोसेस है। या इस भाषा में लिखना चाहते हो तो लिख दो पी वी की पावर -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1। तो कह रहा है कि हीट कैपेसिटी बताना है। What is heat capacity of the gas? Time is over now. Let's see. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारी बातें समझ गए हो और आप लोगों ने सही तरीके से सवाल बनाया होगा। इसमें सिर्फ फर्स्ट लॉ का यूज करना है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चों, आप लोग बिल्कुल सही किए हो, बिल्कुल यार गजब के। मतलब E इज इक्वल टू सी वी प्लस आर बाई 1 माइनस एक्स। करिए सर ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। जहाँ पे x की वैल्यू कितना है यहाँ पर -1 और c की वैल्यू 3/2r, क्योंकि मोनो एटॉमिक है ना ये, तो प्लस r/2। कह रही हैं सर ये आंसर तो ऐसे ही आ गया, ज़्यादा माथा पच्ची क्यों करने जा रहे हैं आप। ग्रेट यार, हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अदरवाइज वी कैन यूज नो, आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज यू नो आपने कर ही लिया, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा, मैं टीचर हूँ, कुछ तो करने दोगे यार तुम लोग, नहीं तो मेरी बेइज्जती भी हो जाएगी कि कुछ पढ़ाते ही नहीं है। सारा तो बच्चे ही पढ़ा दे रहे हैं, है कि नहीं। बहुत अच्छे। डी यू ये क्या हुआ, एन सी वी डी टी इज इक्वल टू डी क्यू। अगर इसका हीट कैपेसिटी बच्चों सी है, इट विल बी एन सी डी टी, जो कि हमको निकालना है। एंड डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, ठीक है ना, हमको सी निकालना है। तो सी इज इक्वल टू, इसको इधर लाओ डिवाइड कर दो, सी वी प्लस पी डी वी बाई डी टी, ऐसा करना होगा। यस, हम लोगों ने यही डिराइव भी किया था पॉलीट्रॉपिक केस में ना बच्चों। बहुत ही अच्छे बच्चों, बहुत ही प्यारे हो यार आप लोग, मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे आप लोग पढ़ाने को मिल गए हो। नहीं, अब यहाँ से डी बाई डी टी कैसे निकालेंगे, ये प्रोसेस से, प्रोसेस क्या है, P इज इक्वल टू वी, सो डी पी इज इक्वल टू, है ना, P इज इक्वल टू वी, हमको ये प्रोसेस में दिया हुआ है, सो डी पी इज इक्वल टू डी वी। और दूसरा आइडियल गैस है तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। पी वी हमको निकालना हीट, मोलर हीट कैपेसिटी, है ना। अच्छा यहाँ कुछ छूट गया हमारा, एन से भाग गए तो पी बाई एन आना था ना, एन से डिवाइड किया तो पी बाई एन आना था ना बच्चों। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तुमने इतनी जल्दी कर लिए कि मैं तो पागल ही हो गया यार। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पी डी वी प्लस, है ना, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल उतना ही है क्योंकि गैस का इसमें ये रिएक्शन तो हो नहीं रहा है ना।
आर कांस्टेंट है और ये हो जाएगा dt। हमको मालूम बच्चों कि dv इज इक्वल टू dp है ना, dv इज इक्वल टू dp है। ये हो जाएगा 2, हमको किस में लाना है, dv बाई dt लाना है ना, तो 2p कर लें हम, इन दोनों को इक्वल है 2p, ये हो जाएगा हमारा dv। बोथ आर इक्वल यार, p इज इक्वल टू v है और dv dp है, इज इक्वल टू nr dt। ओके, तो dv बाई dt, dv बाई dt यू कैन सी फ्रॉम हियर बच्चों, dv बाई dt, और देखो हमको p बाई n चाहिए, p बाई n, p बाई n इज इक्वल टू r बाई 2। जस्ट प्लेस हियर r बाई 2, तो दिस विल बी इक्वल टू cv प्लस r बाई 2। और आप लोगों ने इतनी जल्दी कर लिया यार बेटा। ये जब हम किसी चीज़ के डिफरेंशियल चेंज को निकालते हैं कि p का डिफरेंशियल चेंज फॉर एनी रिस्पेक्ट dp, जब हम किसी पर्टिकुलर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, यहाँ देखो किया मैंने, तो मैंने क्या किया, एक बार मैंने इसको कांस्टेंट रखा, इसको चेंज किया, इसको कांस्टेंट रखा, इसको चेंज किया, इसके रिस्पेक्ट किसी के भी रिस्पेक्ट में। अब मैंने उसमें जो डिफरेंशियल चेंज हुआ हम उसको नोटिस कर रहे हैं, p dv प्लस v dp, ये दोनों कांस्टेंट हैं, dt हो गया। ओके, सो अगर किसी पर्टिकुलर के रिस्पेक्ट में होता है बच्चों ना, तो हम उसको नोटिस करते हैं, हमारा चेंज उसके अमाउंट में कितना हुआ, हमसे सिर्फ इस बात से मतलब है। दिस इज द वे हाउ वी कैन ट्राई द प्रॉब्लम। ओके, ग्रेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दिस इज अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन। द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड इज ए लिनियर फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। किसी फ्लूइड का प्रेशर P इज इक्वल टू A प्लस BV, P वहाँ छूट गया है, P इज इक्वल टू A प्लस BV, वेयर U इज इंटरनल एनर्जी 34 प्लस 3 PV SI यूनिट्स में। फाइंड Q, W, डेल्टा U फॉर चेंज इन स्टेट फ्रॉम हियर टू हियर। एक खूबसूरत सा सवाल है बच्चों, जिसमें मैं वेरिएबल वैसे लेके आ रहा हूँ, एक अलग तरह के रिलेशनशिप को लेके आ रहा हूँ। कह रहा है कि द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड मीन्स गैस कैन बी द फ्लूइड, द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड इज अ लिनियर फंक्शन ऑफ वॉल्यूम बाई P इज इक्वल टू, दिस इज द रिलेशनशिप, P इज इक्वल टू A प्लस BV, वेयर A एंड B आर कॉन्स्टेंट एंड इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू 34 plus 3 PV. These are two relationships given to us, and this one is in SI unit. Now, find Q. बताओ कितना हीट इन्वॉल्व होगा, कितना वर्क डन होगा, कितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी अगर कोई यहाँ से यहाँ चेंज करता है। तो इनिशियली प्रेशर इज 100, वॉल्यूम इज दिस वन। जस्ट ट्राई दिस प्रॉब्लम, यू कैन टेक 120 मिनट्स। इट्स वेरी इजी प्रॉब्लम बच्चों, बहुत ही आसान है और मुझे तुम लोग में बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट कर भी लिए होंगे। ओके, मेरा मानना है कि सबसे ज़रूरी है कि हमारे बच्चे भीड़ पा रहे हैं कि नहीं सवाल के साथ में, कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, एनर्जी है कि नहीं। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। अगर ये हो रहा है तो द डे इज़ नॉट आई मीन फार व्हेन वी विल ट्राई द प्रॉब्लम, वी विल क्लिक द प्रॉब्लम। लेट्स नाउ सी बच्चों, चलिए ट्राई करते हैं इसको। और तुमको अरे यार इतना आसान था क्या ये, बाप रे बाप, इसको इतनी आसानी से करना था क्या, तुमको बहुत मज़ा आने वाला है। चलो पहली बात मैं डेल्टा यू कैलकुलेट करूंगा। कम ऑन, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा यू। यू देखो पीवी पे डिपेंड करता है। इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम इज गिवन टू अस एंड फाइनल प्रेशर वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन टू अस, सो वी कैन कैलकुलेट यू इनिशियल मीन्स फर्स्ट केस का। इट इज 34 प्लस 3 PV, pressure is initially 100, it is in SI unit, yes Pascal, and volume is 3 meter cube, it's also in SI unit. Okay, that's very easy भाई। क्या सर ये क्या चल रहा है इतना आसान, माय गॉड। बच्चों इनिशियल देखो U is given in 34 plus 3 PV, it's a relationship, and pressure volume initial final has given to us, so U final is equal to, it's a 34 plus 3 PV. Final pressure is 400 and volume is 6. So from here we can calculate, it's 300, 3, 900, 34 है ना, 34, 934 जूल, because it's SI unit। बच्चों आसान है ना, 100 300 और इंटू 3, 934।
यहाँ देखो 4 छके 24, 2400, 7200, 7234 जूल। बहुत आसान है बच्चों ना। डेल्टा यू निकालना। डेल्टा यू क्या होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ओ माय गॉड, माइनस करना इसमें से इसको। ये 34 गया, 0 हो गया, और ये 12 में से 9 गया, 3 हुआ, और ये हो गया हमारा 6। इतना जूल। और वी कैन से 6.3 किलो जूल। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली, क्योंकि फाइनल की वैल्यू इनिशियल से ज़्यादा है। बताओ, मज़ा आया बच्चों? माइनस 6.3 किलो जूल या 6300 किलो जूल। कितना आसान है ना। बताओ, मज़ा आ रहा है कि नहीं? कहेंगे इतना आसान सवाल था क्या ये? क्वेश्चन कई बार लंबा लंबा लिख के ऐसी भाषा यूज करते हैं, प्रेशर वॉल्यूम में ये रिलेशनशिप है, ये दिया, वो दिया, फलाना ढिंका। नीचे और लंबा लिख सकता था, वेयर ए एंड बी आर सम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, फलाना ढिंका, कुछ लिख के दिया। बच्चा एकदम डर गया। सवाल लेकिन लड्डू। लेकिन नाग सर के बच्चे, बाबा नागदेव के बच्चे नहीं डरेंगे भाई, है ना? बहुत अच्छे। नाउ लेट्स सी, हम लोग वर्क डन निकालते हैं। कम ऑन। और अगर वर्क डन हमको पता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। ओके, माइनस पी। पी क्या है बच्चों? ए प्लस डी वी इंटू डी वी। अब ये डी डब्ल्यू है, वी हैव टू कैलकुलेट कंप्लीट वर्क डन। विल जस्ट इंटीग्रेट इट फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू। ओके, ये क्या है बच्चों? माइनस कॉमन ले लो, ए V2 माइनस V1, ओके, प्लस V स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा B बाई 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। नाउ ये आंसर नहीं है बट एक्सप्रेशन है। हमें ए भी तो पता होना चाहिए। पता है ना यार कैसे? P कितना है शुरू में? P अभी देखो ये दो वैल्यू हैं और प्रेशर और वॉल्यूम में ये रिलेशनशिप है। P इज इक्वल टू ए प्लस बी वी। यस, तो पहले प्रेशर कितना है? 100 पास्कल। ए नहीं पता, B एंड वॉल्यूम इज 3। फर्स्ट रिलेशन A प्लस बी वी। दूसरे वाले में प्रेशर इज 400 पास्कल, A प्लस B6। ये दूसरा हो गया। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो A और B की वैल्यू निकल जाएगी। व्हाट विल डू? जस्ट डिवाइड 1 फ्रॉम 2, इसमें घटा दो। तो 400 में 100 कितना बच्चों? 300। ए कट गया, 6 से क्या हो जाएगा? ये इज इक्वल टू 3B। बोले यस नो? 300, ए कट गया, 3B, तो B इज इक्वल टू 100। B की वैल्यू हमको आ गई। B की वैल्यू यहाँ 100 रखो तो 300। सो ये 100 इज इक्वल टू A प्लस ये कितना? 100, 300। तो A इज इक्वल टू माइनस 200। ये देखो दोनों की वैल्यू आ गई। अब बच्चा लोग यहाँ हमको V1 V2 पता है, सब कुछ पता है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। बोले यस नो? ये देखो ये स्लो चेंज कर रहा है प्रेशर P इज इक्वल टू ए प्लस बी वी। मतलब वॉल्यूम के साथ प्रेशर स्लो चेंज कर रहा है ना? और ये इसलिए यहाँ पर ये जो मैंने लिखा P एक्सटर्नल है, और ये P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर होगा। स्लो चेंज हो रहा है वो ऐसे चेंज होगा। यस, अब दोनों हमको देखो, हमको प्रेशर और डेल्टा यू निकल गया। अरे क्या निकल गया यार? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हियर वी हैव कैलकुलेटेड डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू। सो फ्रॉम यूजिंग फर्स्ट लॉ वी कैन कैलकुलेट डेल्टा क्यू, because either very clearly here in question it should be mentioned about the process is reversible, or here it has been given the relationship that pressure P is equal to A plus BV, mean it's changing very gradually, so we can calculate from there, and we can assume ourselves it's a reversible process, otherwise problem में कुछ रह नहीं जाएगा। by the way देखो मैं मोटी मोटी बातें कर लेता हूँ आपसे कि U का जो रिलेशनशिप दिया बच्चों, इस रिलेशनशिप की हेल्प से वी कैन कैलकुलेट डेल्टा यू। नाउ ये जो P का रिलेशनशिप दिया है, फ्रॉम हियर एंड यूजिंग दिस टू डेटा वी कैन कैलकुलेट A एंड B।
and by using the dW is equal to PdV minus PdV, we can calculate work done and then delta Q obviously. हेलो, मजा आया बच्चों? ये देखो कंक्लूजन चल रहा है हमारा, फर्स्ट लॉ पे जो पढ़े थे उसको कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग. चलो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर है ये आखिरी सवाल. कैलकुलेट वर्क डन व्हेन 28 ग्राम आयरन reacts with HCl and forms FeCl2 and hydrogen gas at 20 degree centigrade. In this problem in two separate sections. One is enclosed vessel of fixed volume in an open vessel. ये क्वेश्चन में दो पार्ट है, आपको वर्क डन निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस रिएक्शन इन अ क्लोज्ड वेसल with a fixed volume and second in a open vessel. Okay. First of all, write the chemical reaction so that you can get the expression of the reaction, and then after you just think about by using the logics concepts you have. Now let's try बच्चों, मैं खुद डिस्कस करता हूँ आपको. वर्क डन पूछा जा रहा है ना. एक बात तय है बच्चों कि वर्क डन dW इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV है ना, ये बात तय है. या फिर अब यहीं से हम लोग डिराइव कर लेते हैं PV इज इक्वल टू nRT. सो अगर हम लोग काम कर रहे हैं एट अ कांस्टेंट प्रेशर, इफ नथिंग इज गिवन, वी आर कैरिंग आउट द रिएक्शन एट 1 atm प्रेशर. फॉर रिएक्शन टेम्परेचर माइट बी चेंज, but if you are carrying out the reaction, if nothing is mentioned about the pressure, so many times we assume ourselves is reaction carried at the atmospheric pressure. So here PdV plus VdP. So what I have already discussed with you, ये कांस्टेंट चूँकि dP कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा. ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रिएक्शन किया जा रहा है एटमोसफियर में, कई बार खुले में या बंद में. ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अब रिएक्शन हो रहा है तो, और R और T कांस्टेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डेल्टा NGRT. आई एम रिपीटिंग इट, I have already taught you. So here PdV is equal to delta NGRT. So please again keep in your mind that work done is equal to minus delta NGRT. So many times this expression help us. This expression helps us to solve the problem more articulated way, more beautiful way, if chemical reaction takes place there. केमिकल रिएक्शन में इसको समझना ज़्यादा आसान होता है. बाय द वे, अगर फिक्स्ड वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम ही आपने फिक्स कर दिया तो कैसा वर्क डन? तो पहले वाले में तो मेरे सारे बच्चों ने आंसर किया वर्क डन इज इक्वल टू जीरो. जीरो पहले वाले में होगा भाई, वॉल्यूम फिक्स है, धक्का दीवार को दे रहा, दीवार हिल ही नहीं रहा है, तो वर्क डन कितना हुआ? जीरो. कह रहे मेरा कचूमर निकल गया, वर्क डन जीरो है. कि भाई कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ कि नहीं. तो पहले वाले में क्या हो गया? जीरो वर्क डन. नाउ सेकंड वाले में तो हम लोग केमिकल रिएक्शन पहले बैलेंस करते हैं. क्या है? आयरन और HCl. देखो ये मेटल है, रिएक्ट कर रहा है ना, तो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 से रिएक्ट करेगा, तो बन जाएगा. जानते हो मैं कैसे सोच रहा हूँ बच्चों? मेटल जो है इलेक्ट्रॉन देता है, कुछ बातें चलती रहनी चाहिए नहीं. Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और जानते हो आप ये H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के आधा मोल हाइड्रोजन गैस बन जाता है. यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्या? ओ माय गॉड, 2 H प्लस चाहिए, तो हाइड्रोजन कितना बनेगा? 1 बनेगा. क्या बनेगा? ये गैस. प्लस Fe2 प्लस है और 2 Cl माइनस है, तो बन जाएगा FeCl2. समझ आया आपको? जब भी रिएक्शन होगा और V कांस्टेंट तो भी W जीरो होगा. नहीं, रिएक्शन होगा और वॉल्यूम, हाँ यस बिल्कुल सही. अगर रिएक्शन होगा और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो भी रिएक्शन होने में वर्क डन कब होगा? वर्क डन मतलब PdV होना चाहिए, वॉल्यूम चेंज होना चाहिए. और रिएक्शन होने में वॉल्यूम चेंज क्यों करता है? क्योंकि गैस बन जाता है, गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, या रिएक्टेंट में गैस ज़्यादा है तो वॉल्यूम घट गया, प्रोडक्ट में गैस ज़्यादा है तो वॉल्यूम बढ़ गया, या किसी लिक्विड पानी को हम वेपराइज करते हैं तो वर्क डन होता है. तो क्यों?
क्योंकि लिक्विड पानी का वॉल्यूम कम है, वेपर का वॉल्यूम ज़्यादा है। वही बात निकल के आई, क्या वॉल्यूम बढ़ गया। वर्क डन का एक ही मतलब है -P/dV, चाहे जहां पर भी। तो अब रिएक्शन हो रहा है तब भी, लेकिन रिएक्शन में क्या होता है, वो हम लोग चेंज इन वॉल्यूम जो है P/dV जो है डेल्टा NG/RT से निकाल लेते हैं। नहीं, वॉल्यूम चेंज कैसे हुआ, जैसे मान लो कहीं रिएक्शन हम कर रहे हैं बच्चों, सबके लिए है, बड़ा मजेदार चीज है। कहीं A सॉलिड है और B गैस है, रिएक्शन हुआ 2C गैस बना। तो गैस के केस में खास बात क्या है ना बेटा, है ना, बहुत अच्छी चीज बताना जरूरी है। गैस के में खास बात है, गैस किसी का भी हो, राम का हो, श्याम का हो, घनश्याम का हो, मुरारी का हो, मुरली का हो, मतलब है नहीं है। गैस 1 मोल होगा तो उस कंडीशन पर उसका वॉल्यूम फिक्स है, वो कोई भी गैस हो, CO2 का, H2 का, O2 का, किसी का भी गैस हो। और दूसरी बात यह है कि गैस के तुलना में सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, बहुत कम, टेंस टू 0। मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। जो भी चेंज इन वॉल्यूम होता है वो ध्यान समझना भाई, जो भी इसमें चेंज इन वॉल्यूम होगा तो बोलोगे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, पहले इतना वॉल्यूम था अब इतना हो गया है, तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। वर्क डन क्या होगा, -P/dV, है ना। जब भी हम लोग निकालते हैं बच्चों तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, तो सॉलिड का वॉल्यूम टेंस टू 0 मान लो, लिक्विड का वॉल्यूम भी टेंस टू 0 मानो। लेकिन कब 0 मानोगे, जब उस रिएक्शन में, एक बात ध्यान सुनना तुम लोग, नहीं सवालिया में वाट लग जाएगा। ये जो बोल रहा हूँ ना मैं, सब सवाल को सोच के बोल रहा हूँ, जो एग्जाम में आते रहते हैं। जब रिएक्शन में एक भी गैस है तो गैस की तुलना में सॉलिड लिक्विड का, समझते हो ना, मैं तुम्हें बताया था उस टाइम कि पानी को ही देख लो, पनिया रे, पानी H2O लिक्विड, इसके 1 मोल का वॉल्यूम कितना, 18 मिलीलीटर। और यही अगर गैस बन जाता है तो H2O गैस, इसका वॉल्यूम कितना, 22.4 लीटर। अरे बाप रे बाप, 18 मिलीलीटर, मतलब 18 ml को लेके आओ इसके सामने तो शर्मा ही जाएगा कि अरे अरे बेइज्जती मत कराओ मेरी। नहीं, बात समझ आए आपको। तो मतलब बताना चाह रहा हूँ, किसी रिएक्शन में अगर एक भी गैस है तो सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम को नेग्लिजिबल कर दो। लेकिन अगर गैस नहीं है तो सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम को कंसीडर करोगे, उसके मास और डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल के और -P/δV करके तब वर्क डन निकालोगे। इज इट ओके, इज इट ओके। अगर गैस नहीं है तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का वॉल्यूम, जो कि सॉलिड लिक्विड हो सकता है, कैलकुलेट करोगे। ऐसे सवाल एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जब मास दिया है और डेंसिटी दिया है और वर्क डन पूछा है। जब गैस नहीं है देन वी कुड नॉट, हम किसी की तुलना में किसी को नेग्लेक्ट करते हैं। अब जो बहुत बड़ा था वो तो है ही नहीं है, तो उन गधों में लड़ाई होगा। ओके गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नाउ फ्रॉम हियर विल कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम। कहेंगे इस तो नेग्लिजिबल है, 2 मोल में से 1 मोल, तो 1 मोल का भाई डेल्टा NG/RT, ये P/δV हो जाएगा, समझ गए ना। माइनस का कितना वर्क हो जाएगा। यहाँ पर इस रिएक्शन में ये 28 ग्राम लिया है, क्या हो, ये आधा मोल हो गया। 56 ग्राम होता है ना इसका, आधा मोल है। रिएक्ट विद HCl से रिएक्ट किया, HCl तो ठीक है, और क्या बना है, रिएक्ट विद HCl क्या है, लिक्विड है। ये FeCl2 क्या होता है, सॉलिड। तो इसके 1 मोल से ये 1 मोल बनता है, आधा मोल से आधा मोल गैस बनेगा, 0.5 मोल। तो वर्क डन इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन निगेटिव, माइनस डेल्टा NG कितना हुआ, वैसे फॉर्मूला यूज कर लो, निगेटिव पॉजिटिव छोड़ो, माइनस डेल्टा NG, ये आधा मोल है भाई, है ना। इधर सब ये तो सॉलिड है, लिक्विड है, कंसील सॉलिड, RT टेम्परेचर कितना भाई है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 300 केल्विन, ये आंसर आ गया। बार की वैल्यू 2 रख दोगे तो कैलोरी में आ जाएगा, और 8.314 कर दोगे जूल में आ जाएगा। बताओ सबको समझ में आएगा नहीं, बोलो बच्चों। किसी रिएक्शन में अगर गैस है तो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा NG/RT, और गैस नहीं है तो वर्क डन तो -P/δV तब भी तभी भी है, लेकिन अब -P/δV यूज करेंगे क्योंकि गैस नहीं है। तो सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम कंसिडर करेंगे एंड दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग डेंसिटी एंड मासेस। ओके गुड, बहुत अच्छे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
ये कुछ मूलभूत सवाल खड़ा करते हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ना। सेकंड ना इस बात ये पूछ रहा है आपसे कि ये बताओ क्या कभी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी मतलब ठंडे से गर्म की तरफ हीट का फ्लो होगा? हीट क्या है? एनर्जी। टेम्परेचर क्या है? हीट का इंडिकेटर। हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने का जो पैरामीटर है वो टेम्परेचर है। कई लोग हीट और टेम्परेचर में अंतर नहीं समझते हैं। टेम्परेचर एनर्जी नहीं है भाई, टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस वेयर हीट इज द एनर्जी। नाउ सो कैन हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी? कैन। और कैसे जाने कि ये होने वाला या नहीं होने वाला है ना? नाउ हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। अब कहते हैं हीट जो है किसी भी तरह से कुछ भी कर लीजिए वर्क में पूरी तरह कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसमें दो सवाल पूछा जा रहा है। पहला, ये दो चीज़ डिस्कस की जा रही है। पहली बात कि क्या फ्लो करेगा, इज प्रोसेस इज फिजिबल, इस प्रोसेस इज इन स्पॉन्टेनियस। अभी नया शब्द आ गया यार, स्पॉन्टेनियस। क्या है ये स्पॉन्टेनियस? क्या है? यही तो सेकंड लॉ बताएगा कि क्या वो प्रोसेस हो सकता है, क्या वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। और दूसरा, कहाँ तक? तो कहते हैं सेकंड लॉ में बड़ी अच्छी बात कही गई है कि कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, हीट से पूरी तरह वर्क नहीं प्राप्त कर सकते। आप कोई भी ऐसा मशीन नहीं बना सकते जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। मतलब अच्छी से अच्छी कार बाइक आने की संभावना बनी रहेगी, फ्रिज रेफ्रिजरेटर टीवी कूलर आता रहेगा। क्यों? क्योंकि 100% कोई होगा नहीं, तो हम और करीब और करीब और करीब करते जा सकते हैं। ओके, तो मैंने क्या बताया? हीट इट एक्सप्लेन, सेकंड लॉ बताता हमको कि हीट कैन फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, इज इट पॉसिबल और नॉट। ये फिजिबिलिटी को बताता है और बताता है कि हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। नाउ स्पॉन्टेनिटी क्या चीज़ होती है बच्चों? कमान आप लोग बताओगे स्पॉन्टेनिटी क्या चीज़ होती है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऐसे सवाल पूछ करके कि क्या रिएक्टेंट्स मिलें और रिएक्शन तुरंत शुरू हो जाए, ये स्पॉन्टेनिटी है? बच्चों बताओ मुझे, क्या रिएक्शन मिले और तुरंत प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाए, इज इट स्पॉन्टेनिटी? तो इसमें पूछा है कि यू मे थिंक रिएक्शन वन विच अकर्स इमीडिएटली व्हेन कॉन्टैक्ट इज मेड बिटवीन द रिएक्टेंट्स। जैसे रिएक्टेंट आपस में मिले और तुरंत रिएक्शन शुरू हो जाए, इज इट स्पॉन्टेनिटी? ऐसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है। अगर आप ऐसा सोचते होंगे फिर कह रहा ये गलत है। एक एग्जाम्पल क्या दिया है एनसीईआरटी में कि अगर H2 और O2 को मिलाया जाए तो पानी तो बनता है, लेकिन ये बनने में सालों लग जाता है। मतलब अपने आप नॉर्मल कंडीशन पे ये बनने में साल हो जाता है। क्या ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं है? H2 प्लस O2 मिलके H2 बन रहा है, बट द रिएक्शन टेक्स प्लेस वेरी स्लोली एट रूम टेम्परेचर। इट जस्ट टेक्स ईयर्स when we can perceive the reaction, when we can feel the reaction. So is it spontaneous or not? कहते हैं अगर आप ये सोचते हैं कि रिएक्टेंट मिले और तुरंत रिएक्शन होना शुरू हो जाए, इसको हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, तो ये गलत है, इट्स नॉट ओके। तो क्या स्पॉन्टेनियस वो है जब ये डिफाइन किए हैं स्पॉन्टेनियस में दो बातें कहते हैं। स्पॉन्टेनियस वो है जब किसी रिएक्शन की पोटेंशियल है, बहुत ध्यान सुनना बच्चों, बहुत ध्यान सुनना। तुम्हारा स्पॉन्टेनियस मतलब सिर्फ दो ध्यान समझो कि तुम्हारे अंदर क्षमता है कि तुम ये कर जाओगे बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, इट इज स्पॉन्टेनियस, तुम कर जाओगे। हियर रेट इज नॉट डिस्कस्ड, रेट इज नॉट कंसिडर्ड। जब हम रेट को कंसिडर नहीं करते हैं, रेट को डिस्कस नहीं करते हैं, वी जस्ट डिस्कस कि वेदर रिएक्टेंट कैन गिव द रिएक्शन और नॉट। So if you are having the potential capacity as a reactant to carry out a particular reaction, means that particular reaction is spontaneous. जैसे इसको मैं ऐसे छोड़ूंगा बच्चों, ये मेरा मार्कर, तो इसमें नीचे गिरने की पोटेंशियल है खुद ही से अपने से, इट्स स्पॉन्टेनियस। हाउ फास्ट, हाउ स्लो, व्हाट विल बी द रेट, इट्स नॉट द मैटर, इट्स नॉट द एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड हियर, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ कंसिडरेशन हियर। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है वो खुद से बैक नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता, अनलेस अदरवाइज कोई एक्सटर्नल एजेंट ना मिले। जैसे इसको मैंने छोड़ा बच्चों, नीचे आया, ये नीचे से अपने आप ऊपर जाओ
मार्कर ऊपर जाओ, नहीं जा रहा है, लेकिन मैं एज एन एक्सटर्नल एजेंट जब एनर्जी देके इसको ऊपर ले जा रहा है, तो दिस ऊपर से नीचे गिरना इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस, लेकिन नीचे से ऊपर जाना अपने से नहीं हो रहा है। तो नाउ according to NCERT, there are two terms should be considered for spontaneity. One is reaction has potential to go on itself without any external help. Reaction हो जाए without consideration of rate of reaction, fastness or slowness of the reaction. वो कितना फास्ट या स्लो हो रहा है इसमें कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, होते रिएक्शन शुरू हो जाए फटाफट, फटाफट मतलब स्पीड में, रेट की बात कर रहे हैं, गलत। स्पॉन्टेनिटी में रेट की बात नहीं करते, सिर्फ ये बात करते हैं शुरू हो जाए, करने की टेंडेंसी है, करने की औकात है, और रिएक्शन बैक नहीं होगा जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंट उसको ना मिले। ओके, नाउ लेट्स सी हियर, कैन नॉट रिवर्स देयर डायरेक्शन ऑन देयर ओन, अपने से रिएक्शन को नहीं कर सकता, इसे बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी। नाउ सेकेंड लॉ कहते हैं, अब वो ध्यान समझना बच्चों, हम धीरे धीरे हम लोग बहुत डूबते जा रहे हैं, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी मतलब रिएक्शन के फ्लो होने की बात कर रहे हैं, रिएक्शन के होने की बात कर रहे हैं। गाड़ी जो है आपकी अभी चल रही थी, अब रुक गई, तो गाड़ी के चलने की स्पॉन्टेनिटी है कि नहीं? कि गाड़ी रुक गई तो अब इंजीनियर आके बनाएगा, उसको स्पॉन्टेनियस करेगा तो फिर चलेगी। हाउ एवर द मेथड ही और शी विल यूज। ओके, सो स्पॉन्टेनिटी बताएगा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, अपने से होने की टेंडेंसी, अपने से कितना स्लो कितना फास्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस कंसर्न हियर, बट रिएक्शन के होने की टेंडेंसी। बहुत इंटरेस्टिंग है यार, ये सेकेंड लॉ में आता है। ओके, नाउ हम कैसे जाने, अब हम इसी बात करेंगे कि कैसे हम जाने ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं, कैसे हम जाने। मैं तुम्हें मोटी मोटी ये सब पता है, डिस्कस करते करते मैं थोड़ा आध्यात्मिक हो जाता हूँ, थोड़ा फिलोसफिकल हो जाता हूँ। दुनिया की सारी चीज़ें मैं आपको 3 4 5 चीज़ें बताऊंगा बच्चों, और डूब के सीखना, तुम्हें बहुत आनंद मिलेगा, परमानंद मिलेगा, इटर्नल एंजॉयमेंट, ब्लिसफुल फीलिंग। लेट्स जस्ट बी विद मी। दुनिया की सारी चीज़ें ना इक्विलिब्रियम की तरफ भागती हैं। क्या आप लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ना शुरू किया बच्चों? केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने कहा था ना, वहाँ भी मैंने ये बातें बोली है। दुनिया की सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम की तरफ भागती है, इक्विलिब्रियम की तरफ। जैसे लोग कहते हैं कि मृत्यु इक्विलिब्रियम है, हम लोग पैदा होते ही मृत्यु की तरफ भागते हैं, डेथ इज एन इक्विलिब्रियम, है ना बच्चों। सो दुनिया की सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम की तरफ जाती हैं, तो इक्विलिब्रियम की तरफ जाती हैं मतलब उधर जाने की टेंडेंसी है, मतलब उधर के लिए स्पॉन्टेनियस है। वाओ, सारी चीज़ें, मैं तुम, रिएक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एवरीथिंग। ओके, नाउ अब ध्यान समझो, तो ये जो हॉट बॉडी हम लेते हैं, कॉफ़ी लिया तो कॉफ़ी गर्म है, या चाय लिया तो उसमें से गर्मी निकल के बाहर फैल रही है, तो क्या वही इसका इक्विलिब्रियम है? या कोई ठंडी बॉडी लेते हैं तो बाहर से हीट ले रहा है, क्या वही उसका इक्विलिब्रियम है? यस, वही उसका इक्विलिब्रियम है। तो स्पॉन्टेनिटी क्या कहता है बच्चों? दुनिया के जितने भी नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस हैं, जितने भी हैं, वो इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज की क्लास में से बहुत कम बातें कर पाएंगे, और आप लोग जितना डूब के मेरी बात सुनोगे उतना समझोगे। मतलब सिर्फ स्टेटमेंट और सेंटेंस लेकर तो मैं नहीं समझा सकता, तुम्हारा पूरा फोकस, कंसंट्रेशन चाहिए। मैंने कहा ना, लिटिल बिट आध्यात्मिक टाइप के हो जाओ, ताकि प्रवचन टाइप के सुन रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कुछ कर इसलिए रहा हूँ कि अगर मैं इक्विलिब्रियम पे आ जाऊँ, मैं जिस अवस्था में खुश हो जाऊँगा, मैं काम करना बंद कर दूंगा, मैं इक्विलिब्रियम पे आ गया, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आई एम इन इक्विलिब्रियम, मैं इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ, मैं स्पॉन्टेनियस हूँ, मैं कोई चीज़ करने की प्रवृत्ति रखता हूँ, पोटेंशियल रखता हूँ, दैट मीन्स आई एम नॉट इन इक्विलिब्रियम, मैं इक्विलिब्रियम पर नहीं हूँ, मैं इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहता हूँ। तो जो कहते हैं ना कि अरे यार मानसिक शांति बना के रखो, क्या ये पाएँ हो पाए। सोचो तुम जहाँ हो, अभी 11th में हो, ठीक है, जितना आता है, कुछ भी की ज़रूरत नहीं है। तो नाउ यू आर इन इक्विलिब्रियम, यू विल नॉट ट्राई टू फाइंड, यू विल नॉट एस्पायर टू डू समथिंग इन योर लाइफ, यू विल बी इन इक्विलिब्रियम, यू विल रिमेन सीजी देयर। यस, आप नॉन स्पॉन्टेनियस हो गए, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। फिर अब तुम्हारे पिताजी तुमको आगे थप्पड़ मारेंगे, अरे नालायक बेटी, तो फिर तुम मूव करोगे बाय एक्सटर्नल एजेंट, doing some non-spontaneous work, because you are not yourself having potential to do that work. Okay, but
नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होता क्या है और ये क्यों मूव करती चीज़ें हैं? तो तुम्हें एक बात तो मैंने बता दिया कि दुनिया की सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहती हैं, और इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहती हैं क्यों हम स्पॉन्टेनियस बोल रहे हैं, खुद से जाना चाहती हैं, स्वच्छंद रूप से जाना चाहती हैं, इसी को मैं स्पॉन्टेनियस बोल रहा हूँ। ओके, तो स्पॉन्टेनियस जानने के लिए अगर हम लोग नॉन इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम डिफाइन कर दी तो मज़ा ही आ जाएगा। अब इस बात को समझने के लिए यहाँ एक टर्म है बच्चों, पहले ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। तुम लोग को मज़ा आ रहा होगा ना बच्चों मैं जो बोल रहा हूँ। क्या लिखा है? ऑल नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम टेंड टू शिफ्ट टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम स्टेट। वाओ, वंडरफुल। कह रहे जितने भी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होते हैं अपने आप को इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, ऑन देयर ओन, खुद से, और इन अ नेचुरल वे, मतलब खुद से या फिर कह लो नेचुरल में, और स्पॉन्टेनियसली और इरिवर्सिबली। वाओ ग्रेट। कह रहा दुनिया की जितनी चीजें नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं वो इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहती हैं। कैसे? खुद से, या फिर कह लो कि नेचुरल वे में, या फिर कह लो कि स्पॉन्टेनियसली, या फिर कह लो कि इरिवर्सिबली। बट द रिवर्स कैन नॉट अकर विदाउट एक्सटर्नल हेल्प टू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। वो खुद से, मतलब जैसे ये ऊपर से नीचे गिर रहा है तो नीचे उसको इक्विलिब्रियम मिल रहा है, बट ये नीचे से ऊपर नहीं जाएगा जब तक कि एक्सटर्नल एजेंट एज अ मी मैं इसको एनर्जी देके ऊपर न ले जाऊं। तो दिस वन इज फ्रॉम डाउन टू टॉप इज नॉन स्पॉन्टेनियस, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज अ स्पॉन्टेनियस। वाओ ब्यूटीफुल यार। प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें उसको हेल्प मिल जा रही हैं नेचुरल कंडीशन पे, उसको हम लोग उसका स्पॉन्टेनियस पार्ट समझते हैं। ओके, अब मैं चल रहा हूँ तो कहें सर आप बाहर सांस तो ले ही रहे हैं ना, तो इट्स ए नेचुरल वे। ओके, और स्पॉन्टेनियसली। नाउ कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। अब जानते हो बच्चों, इसी को समझने के लिए आज टाइम बहुत कम है और मैं रियली इसको जल्दी तो कर ही नहीं सकता। तुमको लग रहा हो मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ पढ़ाते पढ़ाते इसको। इस स्पॉन्टेनिटी को समझने के लिए, हीट के फ्लो किस डायरेक्शन में होगा को समझने के लिए दो चीज़ों की हेल्प ली गई। वन इज कॉल्ड एंथैल्पी एंड अनदर वन इज कॉल्ड एंट्रोपी। आज मैं क्लास को यहीं ओवर करने वाला हूँ थोड़ी देर में बच्चों, एक क्विज के बाद। तो इस बात को समझने के लिए कि यार इक्विलिब्रियम किधर होता है, कैसे जाने। ये स्पॉन्टेनियस ठीक है, इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा, तो नॉन इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कैसे समझा जाए, मैं तुम्हें ना इसमें डुबा दूंगा। मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत सीखा है, बहुत सारे जर्नल्स पढ़े हैं, तुम बताऊंगा तुम्हें बहुत मजा आएगा। शायद तुमने अभी तक जो एंट्रोपी पढ़ा है तुम्हारे आइडिया को बदलूंगा मैं, इसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज करूंगा, बहुत मजा आएगा आपको। तो इन दो पैरामीटर्स को बच्चों यूज करते हैं, एंथैल्पी और एंट्रोपी, इन दो को यूज करते हैं ये समझने में कि एंथैल्पी का क्या रोल है स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने में, क्यों ऐसा रोल है, या इक्विलिब्रियम को पाने में, और एंट्रोपी का क्या रोल है। क्या अकेले एंथैल्पी से काम नहीं चल सकता, क्या अकेले एंट्रोपी से काम नहीं चल सकता। क्या जब इक्विलिब्रियम पहुंचने वाला होगा, क्या जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा होगा तो एंथैल्पी घटेगा या बढ़ेगा, एंट्रोपी घटेगा या बढ़ेगा। ये आपने पहले भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है या पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। सो आज के लिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्विज, स्पॉन्टेनिटी रेंडर्स बाय, रेंडर्स मतलब मूव कर जाता है, स्पॉन्टेनिटी मिलता है। स्पॉन्टेनिटी रेंडर्स बाय, जस्ट टेल मी दिस ऑप्शंस and it's last content of the today's class because I don't want to start class and leave in between, okay, and time is 45 seconds, just think about it। स्पॉन्टेनिटी कैसे मिलता है, रेंडर्स बाय, मूव कर जाता है, मिलता है, प्राप्त होता है बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी, इंक्रीज इन एंथैल्पी, डिक्रीज इन रैंडमनेस एंड इंक्रीज इन रैंडमनेस। बट ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना कि मैं इसको पूरा एक पीरियड लेकर समझाऊंगा आपको कि एंट्रोपी क्या है, आपको एक वीडियो दिखाऊंगा मैं, इफ़ इट वुड बी पॉसिबल फॉर मी। अदरवाइज मैं इतना ज़्यादा डिस्कस करूँगा कि आपको लगे कि आप खुद ही वीडियो के हिस्सा बन गए हो, आप अपने आसपास उन चीज़ों को होते देख पाओगे। आई स्ट्रांगली बिलीव। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी बड़ा खूबसूरत तरीके से दिया हो बच्चों। तो कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब उसकी एंथैल्पी जो हो डिक्रीज करे और उसकी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज करे। एंथैल्पी डिक्रीज करे और एंट्रोपी इंक्रीज करे। और यू कैन से एंट्रोपी मीन्स होता है बच्चों रैंडमनेस,
रेंडमनेस, ये शब्द कई बार लोगों को मिसलीड करता है, लोग इसको गलत समझने लगते हैं, है ना। तो इसको मैं डिस्कस करूँगा अगली क्लास में। तो डेल्टा एच डिक्रीज इन एंथैल्पी होना चाहिए और इंक्रीज इन रेंडमनेस। सो आंसर विल बी ए एंड डी। तो फॉर राइट नाउ यू शुड अंडरस्टैंड दैट देयर इज स्पॉन्टेनिटी। और इस क्या समझे आप, रिएक्शन कोई चीज़ दुनिया में कहाँ से कहाँ जाएगी, कोई कब स्पॉन्टेनियस होगा, जब वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा। ये बात तो समझ में आ गया होगा आपको। इक्विलिब्रियम स्टेट पा लिए तो फिर वही रुक गया, राइट नाउ। अब स्पॉन्टेनिटी उधर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, दो बातें मैंने आपको बताई अभी, एंथैल्पी घटेगी और एंट्रोपी बढ़ेगी। क्यों, कैसे, किस रिएक्शन से हम इस वेरिफिकेशन रिजल्ट तक पहुँचे, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपने एक्साइटमेंट को बना के रखिए। आप NCERT जरूर पढ़िएगा, बहुत ही खूबसूरत किताब है। वो ऐसी किताब है जिसको आपको धीरे धीरे पढ़ना होगा, जल्दी पढ़ोगे तो बहुत चीज़ें मिस कर रहे होगे। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।